Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by Devi Ahilya Academy। जैसे कि आप सभी को पता है वी आर स्टडिंग राजस्थान रेन कंट्रोल एक्ट जिसके 3 पार्ट्स में ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ। आज हमारा है 4th पार्ट जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 5A। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5A। एंड आप सभी को रिमाइंडर कि आप सभी जल्दी से जाके पेन ले लीजिए, अपने बेरेट्स ओपन कर लीजिए क्योंकि हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो जो भी आपका सेक्शंस, जो पॉइंट्स आपके प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप अपने बेरेट्स में जो है वो मार्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज का ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में यानी कि अमेंडमेंट एक्ट से 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, तो इसका काफी रिलेवेंस है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट्स एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी, यानी कि चैप्टर 5 में बात करता है कि नई अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि रेंट अथॉरिटी जो पहले 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, मैं एक बार आप लोगों को ये हायरार्की बता चुकी हूं कि सबसे पहले जो है रेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो दैट इज रेंट ट्रिब्यूनल, और उसके बाद आती है आपकी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये आपको अपील्स के लिए भी बहुत ज्यादा इजी रहेगी कि रेंट अथॉरिटी की अपील कहां जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल के पास, और रेंट ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी जाएगी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो चलिए मूविंग हेड सेक्शन 22A। तो 22A बात करता है रेंट अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेंट ट्रिब्यूनल का अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का जो भी है अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है। सिमिलरली रेंट अथॉरिटी को भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, बट यहाँ पर डिफरेंस है कि आपने देखा था वहां पर जुडिशियल बॉडीज जो है, जुडिशियल पर्सन जो है, ऑफिसर्स ही अपॉइंट किए जा रहे थे एज दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का व्यक्ति ही अपॉइंट किया जा सकता है एज रेंट अथॉरिटी, यानी ऑफिसर्स ऑफ द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एसडीओ की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी सब डिविजनल ऑफिसर से रैंक से नीचे का व्यक्ति ही का नहीं होना चाहिए, यानी एसडीओ की नीचे का रैंक का व्यक्ति जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज रेंट अथॉरिटी। बस ये डिफरेंस आप ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में कौन अपॉइंट हो सकता है और कौन कर सकता है। इसके बाद ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके पास भी ऑलमोस्ट सेम पावर्स होंगी जो रेंट ट्रिब्यूनल के पास है, ठीक है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अब जैसे कि मैंने बताया, रेंट अथॉरिटी की जो अपील है वो किसके पास लाई करेगी, रेंट ट्रिब्यूनल के पास लाई करेगी। और अपील का ड्यूरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेंट ट्रिब्यूनल की जब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा रही है तब भी 60 दिन के अंदर जाना चाहिए। सिमिलरली यहां भी अपील 60 दिन में ही लाई करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद देखिए, कोई डिफरेंस नहीं, अपील का एक सिंपल सा नंबर याद रखना है 60 दिन, इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। और अगेन इनका जो डिसीजन है, रेंट अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो कोई भी सिविल कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। दिस इज सेड इन क्लॉज 3। मूविंग अहेड टुवर्ड्स 22B, टेनेंसी एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें बोला गया है कि आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट, यानी 2017 के अमेंडमेंट के बाद से हर टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो लिखित में होना कंपलसरी है। सबसे पहले इन्हें क्या बोला है कि जितने भी क्या बोलते हैं प्रेमाइसेस को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, दिस एक्ट यानी 2017 के एक्ट के बाद जितने भी प्रेमाइसेस रेंट पे दिए जाएंगे वो सब जो है इन राइटिंग में होना चाहिए, उसका एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए। लिखित होने के बाद जितने भी उसकी पर्टिकुलर्स हैं उन सब उस पूरे एग्रीमेंट को जो है रेंट अथॉरिटी के सामने सबमिट किया जाएगा, जॉइंटली सबमिट करेगा, यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है उन सारे पर्टिकुलर्स को जो है जॉइंटली सबमिट करेगा बिफोर दी रेंट अथॉरिटी। देखिए, ऑलरेडी सारा काम तो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कर ही रहा था, तो इनको भी हमने कुछ सेपरेट टास्क दिए गए हैं। सबसे पहला तो हमने अभी पढ़ लिया कि टेनेंसी एग्रीमेंट के सारे पर्टिकुलर्स को जॉइंटली पेश किया जाएगा बिफोर दी रेंट अथॉरिटी। कौन करेगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलकर करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इससे पहले, अगर 2017 से पहले भी ऑब्वियसली बात है बहुत सारे प्रेमाइसेस, रेंटेड प्रेमाइसेस होंगे, अगर वो उनके साथ क्या होगा, उनके टेनेंसी एग्रीमेंट्स कैसे होने चाहिए, लिखित होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होगा। तो पहली चीज, अगेन
अगर उनने ऑलरेडी लिखित में कर रखा है, राइटिंग में ऑलरेडी एग्रीमेंट है, ठीक है, तो अगेन वो एग्रीमेंट आपको रेंट अथॉरिटी के सामने पेश करना है शेड्यूल डी के फॉर्मेट में। और अगर लिखित में नहीं है तो अब आपको एंटर करना पड़ेगा, यानी कि राइटिंग कंपलसरी कर दी है आफ्टर 2017 अमेंडमेंट एक्ट। यानी अगर आपका एग्रीमेंट लिखित में नहीं है टेनेंसी का तो आपको लिखना है और उसके पर्टिकुलर्स रेंट अथॉरिटी के सामने पेश करना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो टेनेंट है और लैंडलॉर्ड है वो ज्वाइंटली पेश करने में फेल हो गए, ज्वाइंटली जो पर्टिकुलर्स हैं वो सबमिट नहीं कर पाए रेंट अथॉरिटी के सामने, तो जो है वो इंडिविजुअल भी जो है सेपरेटली भी जो है पर्टिकुलर्स फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजन में मेंशन्ड है यहां पर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, दैट इज ओके। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको मार्क कर लीजिए यहां पर, पीरियड ऑफ टेनेंसी सेक्शन नंबर 22C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन देखिए यहां पर ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं बताया गया है कि 1 साल के लिए हो सकती है, 2 साल के लिए, सिंपल सा बोला गया एज एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। यानी पीरियड ऑफ टेनेंसी कितनी भी हो सकती है जैसा लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में एग्री करेंगे। और अब मान लीजिए अगर पीरियड ऑफ टेनेंसी एंड हो जाती है, यहां पर हम ये पहले यार सेकंड क्लॉज पढ़ लेते हैं, द टेनेंट में अप्रोच द लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टेनेंसी। मान लीजिए आपने 1 साल का एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है, 1 साल खत्म हो चुका है, तो लैंडलॉर्ड जो है उसको रिन्यू करवा सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जो भी टर्म्स, नए टर्म्स में भी रिन्यू हो सकता है, पुराने टर्म्स पे ही कंटिन्यू होकर रिन्यू हो सकता है। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इफ अ टेनेंसी फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड्स, हमने पढ़ा लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में, अगर वो टेनेंसी खत्म होती है, ठीक है, और रिन्यू नहीं हुई है, ठीक है, अब बिल्कुल भी अभी ना उसने खाली किया है, टेनेंट ने उस प्रेमाइसेस को जो है अभी तक खाली भी नहीं किया है, रिन्यूअल भी नहीं हुआ है उसका, ठीक है, तो टेनेंसी शैल बी डीम्ड टू बी रिन्यूड ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। यानी कि ये जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है अगर वो रिन्यू नहीं हुई है और अभी भी जो टेनेंट है वो उस प्रेमाइसिस में रह रहा है तो उसका रिन्यूअल मंथ टू मंथ बेसिस पे होगा और वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए जो है एक्सटेंड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन हो जाएगा 6 महीने के लिए और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो पहले थे टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन याद रखना है और आपको ये मंथ टू मंथ, ये 2 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं क्लॉज 5 चैप्टर नंबर 5B की, रिविजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। देखिए अब रिवाइज कैसे होगा जो भी रेंट वगैरह है इसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी कमेंस होने के बाद जो है कोई भी एक्सपेंडिचर यानी इंप्रूवमेंट में, एडिशन में, कोई भी ऑल्ट्रेशन में कोई भी खर्चा अगर किया है, ठीक है, नेसेसरी रिपेयर्स की यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी उसके अलावा कोई भी इंप्रूवमेंट या एडिशनल चेंजेस किए हैं तो लैंडलॉर्ड जो है रेंट को इंक्रीज कर सकता है। भाई टेनेंट और उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, दोनों एग्री होना चाहिए और फिर वो बिल्कुल रेंट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये जो इंक्रीज है वो 1 महीने के बाद यानी वर्क खत्म होने के 1 महीने बाद ही फोर्स में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ सिमिलरली अगर कोई चीज कम हो गई है, मान लीजिए आपको 1 BHK दिया था उसमें कोई पोर्शन कम कर दिया या कोई भी फैसिलिटी कम कर दी गई है तो टेनेंट जो लैंडलॉर्ड है उसको टेनेंट के एप्लीकेशन पे रेंट कम भी करना पड़ सकता है। सिंपल सी बात बोली गई है यहाँ पर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है, मान लीजिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में रेंट को लेकर अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो रेंट अथॉरिटी के सामने जो इसकी पिटीशन फाइल की जाएगी, उस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने की पिटीशन किसके पास जाएगी? रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है। यानी 22E में इन्हें क्लियरली बता दिया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट चाहे तो जो रिवाइज रेंट है अगर उसमें भी कोई कंफ्यूजन है उसको फिक्स करवाना है कि भाई कितना होना चाहिए तो रेंट अथॉरिटी के पास उसकी एप्लीकेशन जाएगी। सिंपल सी बात है कि रिवाइज्ड रेंट को फिक्स कराने की एप्लीकेशन जो है रेंट अथॉरिटी के पास जाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम 22F सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सेव एज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, लैंडलॉर्ड जो है 1 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट सामने वाले से मांग सकता है और टेनेंसी खत्म होने के बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उसको रिटर्न करना होगा। जो भी डिडक्शंस हैं, जो भी टेनेंट के ऊपर लाइबिलिटी थे, जैसे मान लीजिए आपने कोई एम्यूनिटी में खराबी कर दी, कोई भी अगर आपको एडिशनल चीजें मिली थी उसमें तोड़फोड़ कर दी, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा और पूरा रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर द टेनेंसी इज ओवर।
इसके बाद मूविंग अहेड, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद द रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब कभी ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड मना कर रहा है रेंट एक्सेप्ट करने से, जिस मैनर में यहाँ दिया गया है, रिसीट देने से मना कर रहा है किसी भी तरह से, तो टेनेंट चाहे तो वो अमाउंट जो है वो रेंट अथॉरिटी के पास में सबमिट कर सकता है, ठीक है। और इवन इफ अगर कोई बोनाफाइड डाउट है कि भाई कौन है लैंडलॉर्ड, एक्चुअली में किसको पे करना है, ठीक है, रेंट किसको पे किया जाना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस सिचुएशन में भी रेंट अथॉरिटी के सामने टेनेंट रेंट को पे कर सकता है। जैसी रेंट अथॉरिटी के पास में ये अमाउंट आएगा, रेंट का डिपॉजिट आएगा, तो वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, उस अकॉर्डिंग जो भी है ऑर्डर्स पास कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 6 एमेनिटीज के बारे में। एमेनिटीज मतलब देखिए लैंडलॉर्ड जो है, सीधी बात बोली गई है कि जनरली बिल्कुल 23 क्लियरली बोलता है कि लैंडलॉर्ड जो है कोई भी एमेनिटीज को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एमेनिटीज हम ऑलरेडी ए में पढ़ चुके हैं, क्लॉज ए जो डेफिनेशन का क्लॉज ए था उसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एमेनिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो लैंडलॉर्ड जनरली ये नहीं कर सकता। नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ और एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन or any person purporting to act on his behalf shall discontinue or withhold the amenities enjoyed by the tenant। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो कब कर सकते हो, रेंट अथॉरिटी की परमिशन से ही कर सकते हो। और सिचुएशन क्या होगी कि मान लीजिए भाई बिजली का बिल नहीं भरा टेनेंट ने बहुत समय से, पानी का जो एक्चुअली एक्सपेंसेस दिया जाना चाहिए था वो सब वो जो है पे नहीं कर रहा है टेनेंट, तो उस सिचुएशन में आप विड्रॉ कर सकते हो, विथ होल्ड कर सकते हो, उस एमेनिटीज को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको रेंट अथॉरिटी की परमिशन वहां पर लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है रेंट अथॉरिटी पूरी प्रक्रिया करेगी, भाई दोनों पार्टीज को बुलाएगी, सुनेगी और ऑर्डर्स पास करेगी, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली। बस यहां पर ये ध्यान रख लीजिए, ये जो प्रोसेस होगा ना विथ होल्डिंग ऑफ एमेनिटीज का प्रोसेस, ये समरी वे में करना पड़ेगा रेंट अथॉरिटी को, और 60 दिन के अंदर जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि भाई एमेनिटीज को विथ होल्ड कर दिया गया है ना, तो 60 दिन के अंदर इस पूरे प्रोसेस को जो है खत्म करना इंपॉर्टेंट है। ये तो ये नंबर ऑफ डेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अपील्स के केस में भी एमेनिटीज को होल्ड करने का केस, यानी दो सिचुएशन हमने पढ़ ली जहां पर डेट्स क्या थी, 60 डेज है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये भी, in the absence of any written agreement, essential repairs in a year involving expenditure up to 5% of the annual rent shall be carried out by the tenant at his own cost, and essential repairs involving expenditure in excess of 5% of the annual rent shall be carried by the landlord on receiving notice from the tenant। बहुत सिंपल से समझ लीजिए कि जो भी एनुअल रेंट है, मान लीजिए एनुअल रेंट है 100 रुपए, 100 रुपए का 5% तक का जितना भी रिपेयर्स वगैरह का अगर कोई खर्चा है तो वो टेनेंट को खुद कैरी आउट करना पड़ेगा खुद के खर्चे पर। लेकिन 5% से अगर ज्यादा का कोई भी खर्चा है तो वो लैंडलॉर्ड कैरी करेगा, लैंडलॉर्ड को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और कब बियर करेगा, जब टेनेंट उसको नोटिस देगा कि भाई ये खर्चा आ गया, ये सब प्रॉब्लम आ रही है इस प्रेमाइसेस में, तो लैंडलॉर्ड को वो खर्चा बियर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात बोली गई है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद भी जो है नोटिस मिलने के बाद भी लैंडलॉर्ड जो है वो नेग्लेक्ट करता है, ध्यान नहीं देता, एसेंशियल रिपेयर्स जो है वो नहीं करवाता है, ठीक है, 15 दिन तक हो, 15 दिन हो गए नोटिस दिए हुए, टेनेंट ने 15 दिन के मतलब 15 दिन हो चुके हैं, अभी भी जो है लैंडलॉर्ड रिपेयर वर्क को कैरी आउट नहीं कर रहा है, तो टेनेंट जो है रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है, बिल्कुल उनसे परमिशन लेगा कि ये रिपेयर्स मैं खुद से करवाना चाहता हूं, पूरा उसका एस्टिमेट वगैरह पेश करेगा कि इतना इतना खर्चा आ रहा है, और रेंट अथॉरिटी जैसे इसको परमिशन देगी वो सारा रिपेयर्स करवा सकता है। बस कंडीशन क्या होगी कि जो भी रेंट होगा ना उससे सेट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए 100 रुपए रेंट है और आपका 20 रुपए का खर्चा आया है, ठीक है, तो आप लैंडलॉर्ड को 80 रुपए पे करेंगे। इस तरह से जो है इसका पूरा प्रोसेस चलेगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 और 24। देखिए, ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 और 24 पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2017 शैल बी कंटिन्यूड एंड the rent tribunal may pass appropriate orders thereon as if section 23 और 24 was not amended by the said act। मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स 23-24 सेक्शन के अंदर में चल रही थी वो बिल्कुल वैसे का वैसे चलेगी, ठीक है। मतलब 2017 अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी 23 और 24 के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा चलेगी, ऐसा मानकर कि उसमें कोई संशोधन किया ही नहीं गया था, प्रीवियस एक्ट की तरह ही चलेगी, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, और इसके साथ हम कंप्लीट करेंगे हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि लोकल लॉ है, तो लोकल लॉज जो है हर स्टेट जुडिशरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मिसलेनियस में सबसे पहला है इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस। देखिए लैंडलॉर्ड चाहे भाई उसका प्रोमाइसेस है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप घर को कैसा रख रहे हैं, क्या किया है आपने, बिल्कुल इंस्पेक्शन करने का पूरा अधिकार है लैंडलॉर्ड का, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड चाहे तो प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन डे टाइम में करेगा। कम से कम 7 दिन का नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कम से कम आपको 7 दिन का नोटिस देना है। मान लीजिए आपको 10 तारीख को करना है, तो 3 तारीख तक, 1 2 3 तारीख तक आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इंस्पेक्ट करने आ रहा हूं। और 3 महीने में आप एक ही बार इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये नहीं कि बार बार हर दूसरे दिन आप इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। 3 महीने में एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं, 7 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, और सिर्फ डे के टाइम पे, नाइट टाइम पर जो है आप इंस्पेक्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल्स टू बी, सिंपल सी बात बोली गई है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स हैं, चाहे रेंट ट्रिब्यूनल हो, रेंट और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हो, ये सारे मेंबर्स जो हैं इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। और ये हाई कोर्ट के अंदर वर्क करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, रेंट अथॉरिटी। अगेन यहां पर क्योंकि रेंट अथॉरिटी बाद में आया था, तो इसलिए एक सेपरेट सेक्शन इन्होंने ऐड कर दिया है कि रेंट अथॉरिटी को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 26A। लिमिटेशन एक्ट, देखिए यहां पर तो हम हर जगह लिमिटेशन पढ़ते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पढ़े हैं। अपील्स के लिए 60 डेज हमने पढ़ लिया है, 120 डेज, 150 डेज ऑलरेडी पढ़ लिए, लेकिन जिसके लिए कोई लिमिटेशन यहाँ मेंशन नहीं है, उसके लिए हम क्या रेफर करेंगे, लिमिटेशन एक्ट के थ्रू हम डील करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। कोर्ट फीस वगैरह पे करने की बात की गई है, बहुत जेनरिक सी बात है यहाँ पर, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं दो ये चीजें, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज और पावर टू मेक रूल्स। यानी ये अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए जो है ये खुद का लॉ बना सकते हैं, खुद को रूल बना सकते हैं। ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, ये ध्यान रखना। डिफिकल्टीज रिमूव करने की पावर, रूल्स बनाने की पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास दी गई है। स्टेट लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी पावर्स। तो आई होप अब आपको ये पूरा एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो सब क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियोस में इसके अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एनी कंफ्यूजन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।